हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। बेटा आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट के जो रिमेनिंग प्रिंसिपल थे जो हमने स्केला चेन तक कवर किए थे उसके बाद के कवर होने वाले हैं बेटा। टोटली अगर देखा जाए तो 9 हो चुके हैं बेटा हमारे, ठीक है। 14 दिन से टोटल 5 रह गए हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑर्डर। देखो ऑर्डर का मतलब होता है फ्यूल के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्यूल ने क्या बोला कि कोई भी चीज अगर प्रॉपर ऑर्डर से पड़ी है, कोई भी चीज अगर सही जगह पे पड़ी है, कोई बंदा सही जगह पे पाया जाता है तो उससे हमारी ऑपरेशन में एफिशिएंसी रहेगी और हमारा ऑब्जेक्टिव जो होगा अचीव हो जाएगा। अगर कोई भी चीज प्रॉपर ऑर्डर से नहीं होती है या नहीं पाई जाती है तो कोई भी काम सही तरह से नहीं हो पाएगा, जिससे हमारा टाइम, एफर्ट और कॉस्ट सारी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है अल्टीमेटली। तो द प्रिंसिपल स्टेट दैट, कौन सा प्रिंसिपल? ऑर्डर। द ऑर्डर इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच स्टेट दैट ऑर्गेनाइजेशन प्लेस एवरीथिंग शुड बी राइट प्लेस। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर चीज सही जगह पे होनी चाहिए। इसका मतलब है राइट मैन एट अ राइट प्लेस। जैसे स्टाफिंग प्रोसेस में अगर मान लो मैं भी हूं, मैं बिजनेस स्टडी पढ़ा रहा हूं, तो जो भी हमारी वीडियो का फ्लो है, जो भी हमारी वीडियो का पैटर्न है वो प्रॉपर्ली ऑर्डर में होना चाहिए। अगर वो कोई चीज ऑर्डर में नहीं है ना, कोई सीक्वेंस में नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको प्रॉब्लम राइज होगी कि कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है। तो डिफिकल्टी को दूर करने का यही पैटर्न है कि कोई भी चीज हो प्रॉपरली ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज, कि कोई भी एक्टिविटीज है वो प्रॉपर अरेंजमेंट में होनी चाहिए। अल्फाबेटिक वाइज अरेंजमेंट होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल वाइज अरेंजमेंट होनी चाहिए, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ताकि कोई तरह की प्रॉब्लम अराइज ना हो। जैसे कभी कभार आप काम करते हो घर के अंदर, पेचकस हो गया या कोई भी टूल किट्स होगी, आपको वो एक टूल ढूंढने हैं, आपने क्या करा, काम कर उसको रख दिया कहीं पे भी, पर लेकिन जब उसको आपको दोबारा नीड पड़ेगी, जब आपको वो दोबारा नीड पड़ेगी तब आप उसको देखोगे ना तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी, तो आपके लिए क्या होगा, हर चीज क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे बुक्स होती है, लाइब्रेरी में जाओगे, लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज होती है, डीए फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, सेवंथ क्लास, एट्थ क्लास, हर चीज प्रॉपर्ली अरेंजमेंट है, जिससे हमारा टाइम बचता है, ठीक है। तो हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल पीपल एंड मटेरियल, जो भी लोग हैं, जो भी सही बंदा सही जगह पे होना चाहिए, ठीक है, और मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड है मेरे को चाहिए वो सही जगह पे प्लेस होने चाहिए, सुटेबल प्लेस पे होने चाहिए, एंड ताकि वो एप्रोप्रिएट टाइम पे हमें मिल जाए। अगर कोई भी चीज एप्रोप्रिएट टाइम पे अवेलेबल नहीं होगी तो हमें दिक्कत अराइज होगी, हमें बड़ी डिफिकल्टी अराइज होगी और हमारा काम जो है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी चीज प्रॉपर्ली मटेरियल हो या रिसोर्सेज हो, अगर वो हर जगह पे सही जगह से पाए जाते हैं, हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। जैसे मान लो एक फाइल थी, अपलोड करनी थी पर अपलोडिंग नहीं हो पाई, कोई बच्चा बोलता है सर वो फाइल अपलोड नहीं हुई, उसको मैं अपलोड कर रहा हूं उस टाइम पे, तो टाइम वेस्ट होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, आप लोगों की भी मेरी भी, ठीक है, क्योंकि कोई भी काम प्रॉपरली ऑर्डर नहीं होना चाहिए, कोई भी पैटर्न वाइज होना चाहिए, ठीक है जी। दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कंसर्न, ये कह रहे हैं जो ऑर्डर वाला प्रिंसिपल है उसका रिलेशन किससे है, इट इज कंसर्न विद प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। कोई भी जो थिंग्स हैं, चाहे मटेरियल हो चाहे वो पीपल हो, वो प्रॉपरली अरेंज्ड होने चाहिए बाय एंड अरेंजिंग थिंग्स एंड पीपल, प्लेसमेंट ऑफ पीपल। अगर हम किसी लोग को अरेंज कर रहे हैं तो प्लेसमेंट, किसी सही बंदे को सही प्लेस करना है, कोई बंदे को गलत प्लेस कर दिया तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा और हमारे लिए दिक्कत राइज हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसलिए कोई भी जगह पे हम कोई बात करते हैं या कोई भी चीज अरेंजमेंट करते हैं, ऑर्डर में रखने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो मटेरियल है वो भी प्रॉपर्ली अरेंज हो और जो लोग हैं वो भी प्रॉपर्ली अरेंज हो। फ्यूल के अकॉर्डिंगली हर ऑर्गेनाइजेशन में दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, दो डिपार्टमेंट, दो ऑर्डर्स होते हैं, एक होता है आपका मटेरियल ऑर्डर, एक होता है सोशल ऑर्डर। व्हाट इज मटेरियल ऑर्डर? मटेरियल ऑर्डर का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। कोई भी थिंग्स अगर प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, प्रॉपर्ली ऑर्डर में है, उसे हम कहते हैं मटेरियल ऑर्डर। जैसे बुक्स होगी, ठीक है, कोई भी थिंग, नॉन लिविंग थिंग, जो भी कोई भी प्रॉपर्ली अगर अरेंज करके रखी हुई है तो उसे हम कहते हैं मटेरियल थिंग। क्या कहते हैं? मटेरियल थिंग। एंड प्लेसमेंट ऑफ पीपल, और सही बंदे को अरेंज करना, लिविंग को, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज हैं उनको अरेंज करना, स्टाफ को अरेंज करना, या ह्यूमन रिसोर्सेज है जो हमारे पास पीपल्स हैं उनको अरेंज करना, इस नोन एज सोशल ऑर्डर, इस नोन एज सोशल ऑर्डर।
कि उनको हम सामाजिक तरीके से अरेंज करेंगे कि कौन सा बंदा कहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी। नो एंट्रेंस, ये कह रहा है अगर कोई भी चीज इनमें से चाहे मटेरियल हो चाहे रिसोर्सेज हो, अगर वो सही जगह से ऑर्डर में है, सही जगह पे पाई जाती है, सही जगह पर रखी हुई है, तो आपको कोई तरह की हिंड्रेंस, कोई तरह की रुकावट पैदा नहीं होगी और आप उस काम को सही तरह से कर लोगे। पर अगर वो चीज सही जगह से पाई नहीं जाती है, सही जगह पर नहीं होती है, तो आपको डिफिकल्टी का फेस करना पड़ेगा और आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्योंकि उस टाइम पे अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हम थोड़े टेंस हो जाते हैं। तो टेंस होने से क्या होता है, हमारा टाइम एफिशिएंसी सारी सब अल्टीमेटली क्या होती है, वेस्ट हो जाती है और जो काम 5 मिनट में होता है वो 15 मिनट में होता है, क्योंकि वो चीज प्रॉपर्ली ऑर्डर में वहां पे नहीं पाई जाती है। तो कोई भी चीज अगर प्रॉपर ऑर्डर में होगी तो कोई तरह की रुकावट पैदा नहीं होगी, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों क्या होगी, इंक्रीज होगी। आप ज्यादा अच्छा काम कर पाओगे क्योंकि प्रॉपर टूल वूल सब जगह पड़े हुए, कोई चीज ठीक करनी है आप ठीक कर दोगे। पर अगर आपको कोई चीज चाहिए, कुछ अवेलेबल नहीं है, अगर आपने कहीं और जगह रख दी है, कहीं पे भी रख दी है, तो आपको डिफिकल्टी राइज होगी क्योंकि उसको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा और ढूंढने में क्या होगा, वो काम जो था 5 मिनट का वो 15 मिनट में होगा। तो बेटा ये था ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कोई भी चीज, चाहे रिसोर्सेज हो चाहे पीपल हो, वो प्रॉपर्ली ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। अगर कोई भी चीज प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज है तो हम कह सकते हैं उससे हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों इंक्रीज होगी और हम अपने ऑब्जेक्टिव को जल्द से जल्द प्रॉपर वे में, एफिशिएंट मैनर में क्या करेंगे, उसको अचीव कर लेंगे। तो बेटा जल्दी से इसको लिखो, ऑर्डर इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू फेल। उसके बाद बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जल्दी से बेटा इसको लिख लो आप। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, इक्विटेबिलिटी मतलब हम कह सकते हैं इक्वल। ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू फेयर प्रिंसिपल हमें ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, चाहे मैन हो चाहे वो फीमेल हो अल्टीमेटली। ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बात करें तो हर एम्प्लॉय को एट ए पार, ना एट प्रीमियम, ना तो ऊपर, ना एट डिस्काउंट, ना तो कम, उसको जिस पे है उसको एट इक्वल एट पार ट्रीट करना चाहिए। According to this principle, equity state that managers should be fair and impartial. मैनेजर जो है ना वो अपने सबऑर्डिनेट के प्रति क्या हो, फेयर हो। फेयर का मतलब है बिल्कुल सही हो, गलत ना हो। ये नहीं कि किसी को ट्रीटमेंट, किसी को वो चीज ज्यादा दे रहे, किसी को कम दे रहे हैं। हर एम्प्लॉय को सेम सैलरी, अगर कोई बंदा सेम जॉब पे काम कर रहा है, फेयर हो, काइंड हो, दयावान हो। ठीक है जी। और इम्पार्शियल ना हो, पार्शियलिटी ना करे, वो इम्पार्शियल होना चाहिए एम्प्लॉइज। ये नहीं कि जैसे मान लो एक इंटरव्यू हो रहा है, उस इंटरव्यू मान लो हमारे 5 कम्युनिटी के बंदे हैं, 5 बॉयज बैठे हैं और इंटरव्यू हो रहा है। अब एक लड़की आती है, ठीक है जी, हमने उसको 15 मिनट बैठाया, उससे इंटरेक्शन किया, सब कुछ किया। कोई लड़का है उसके पास, उसको 5 मिनट भगा दिया। फिर एक लड़की आई, उसको 20 मिनट बैठा के रखा। फिर एक लड़का है, उसको 10 मिनट भगा दिया। फिर लड़का है, उसको 2 मिनट भगा दिया। मतलब लड़कियां आ रही हैं, हम तो उसको टाइम ज्यादा दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इम्पार्शियल है। जैसे मान लो कि मैं वर्मा हूँ, एक बंदा आता है मेरी कंपनी में, सर मेरा नाम ज्योतिष वर्मा है। मैंने कहा ठीक है बेटा आ जा, तू जॉब पे रख ले। उसका सरनेम देख के मैं जॉब पे रख लिया, पर कोई दूसरा बंदा था उसको मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई आप जाओ। तो हमें एज ए इम्पार्शियल, हमें पार्शियल नहीं होना। हमें हम कह सकते हैं हमें रंग भेद नहीं करना, हमें लिंग भेद नहीं करना, हमें कोई तरह का भेद नहीं करना, हर बंदे को इक्वली ही ट्रीट करना है। नो वर्कर शुड बी अनडूली फेवर्ड, हमें किसी वर्कर का फेवर नहीं करना चाहिए बेफालतू में, और हमें किसी वर्कर को बेफालतू में पनिश नहीं करना चाहिए, उसको कुछ कहना नहीं चाहिए। जो भी बंदा काम कर रहा है उसको इनिशिएट दो, उसको काम दो, उसकी प्रशंसा करो, पर लेकिन ये नहीं कि बेफालतू में किसी बंदे के हम परचम लाए जा रहे हैं कि ये बंदा बहुत अच्छा है ये, और किसी बंदे को हम बेफालतू में, जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं ना, कभी कभार बच्चा कुछ कमेंट करते हैं तो कुछ टीचर क्या करते हैं, किसी बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं बिल्कुल जोक की तरह कि भाई इनको तो मारना है, इनकी तो पिटाई होनी है। तो इसको हम कहते हैं इक्वलिटी, कि हमें एक तरह से पनिश नहीं करना बेफालतू में किसी बंदे को। एम्प्लॉय ऑफ सिमिलर पोजीशन, अगर एक एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहा है और वो सिमिलर पोजीशन पे है,
जहां पे दूसरा है, इसका मतलब है हमें दोनों को एट ए पार समझना चाहिए। ठीक है, हमें किसी बंदे को ये नहीं कि कोई बंदा ज्यादा है या वो कोई ज्यादा क्वालिफाइड है या कम क्वालिफाइड है, उसको इतना पैसा पे करें, उसको इतना पैसा पे करें, ऐसा नहीं होता। हाँ, सब में भी डिफरेंस पाया जाता है, किसी की सैलरी 10,000 है, किसी की 12,000 है, किसी की 11,000 है, पर लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि एक को तो आप सैलरी पे कर रहे हो और एक को आप सैलरी पे नहीं कर रहे। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर ऑफ सिमिलर जॉब शुड बी पेड सेम सैलरी। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई वर्कर काम कर रहा है, उसकी सेम सैलरी है, सेम जगह पे काम कर रहा है, तो वो सेम सैलरी देनी चाहिए, क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन एक्स कर रहा है उतना ही कंट्रीब्यूशन वाई कर रहा है, तो दोनों की वर्थ सेम है, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में उतना ही कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जितना दूसरा कर रहा है, तो दोनों को सेम सैलरी देना जरूरी है, ताकि वो दोनों हैं सेम सैलरी उनको मिले, ताकि उनमें थोड़ा सा ये भावना क्रिएट ना हो कि यार मेरे को सैलरी कम मिल रही है, उसको सैलरी ज्यादा मिल रही है। क्योंकि अगर ये भावना आ गई तो ध्यान रखना, जो एम्प्लॉय होगा जो सैलरी कम मिल रही होगी वो कभी भी अपना पूरा योगदान नहीं देगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, और वो काम से कटेगा। वो बोलेगा जितने मुझे पैसे मिल रहे हैं उतना ही काम करूंगा, ज्यादा काम नहीं करूंगा। अल्टीमेटली दिस प्रिंसिपल्स, एज पर दिस प्रिंसिपल जो भी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को काइंड होना चाहिए, और जस्टिस, जस्टिस का मतलब है न्याय, मतलब कोई भी अगर काम कर रहा है उसको न्याय पूरा मिलना चाहिए। ठीक है जी, जो भी इसका कोई डिफॉल्ट हुआ है किसी तरह से, कोई भी है उस पे जस्टिस लगाएं, पेनल्टी लगाएं, पर ये नहीं किसी बंदे को जबरदस्ती पेनल्टी। मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बंदा काम कर रहा है, उससे एक लैंप टूट गया सडनली, मान लो, ठीक है, काफी एक्सपेंसिव था, तो ये नहीं कि सैलरी काट मिलना है यार, उसको पूछूंगा अभी क्या हुआ, किस कारण टूट गया। अगर लगता है कि हाँ यार कोई जेन्युइन कॉज था कि यार सफाई कर रहा, उसको करंट लग गया, करंट लगने से उसको झटका लगा और लैंप टूट गया, तो यार उसमें उसकी क्या गलती है, उसके ऊपर पैसे काटूंगा। वो तो यार नेचुरल कॉल था, वो पावर छोड़ो बेचारा मर जाता, क्या करता। तो अल्टीमेटली क्या है कि हम जो एम्प्लॉइज को कोई भी अगर पैसे पनिशमेंट करते हैं तो पहले उसको रीजनेबल कॉस्ट से पूछ रहे पहले कि हाँ बेटा क्या हुआ था, ये नहीं कि किसी बंदे की बात बिना सुने आप उसको पनिश कर रहे हो। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि जो बंदा बेचारा ने पनिशमेंट नहीं करी है, कोई फॉल्ट है, वो भी पिट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय शुड बी फेयर एज स्टेटमेंट, कोशिश करें एम्प्लॉय को हमेशा फेयर रहना चाहिए, चाहे वो रिवार्ड की टाइम पे बात करे तो रिवार्ड भी उसको उतना पे करे जितना उसने कंट्रीब्यूशन किया है, जिसका एफर्ट ज्यादा है उसको कंट्रीब्यूशन ज्यादा, उसको रिवार्ड ज्यादा, पर जिसको लगता है कि जिसने पनिशमेंट ज्यादा कर रहा है तो उसको पनिशमेंट ज्यादा करें। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, फेयर रहना चाहिए हमेशा एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय के प्रति। इसका मतलब है इक्विटी, जेंडर वाइज नहीं करना, लिंग भेद नहीं करना, धर्म के नाम से, जात के नाम से कि वो सरदार है, वो एससी एसटी है, या वो ऐसे है या वैसे है, या वो मुसलमान है, हमें इस तरह से कोई तरह की डिस्पैरिटीज नहीं करनी चाहिए अपने एम्प्लॉय के प्रति। हमें एज ए इक्वल ट्रीट करना चाहिए हर एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू द फेयर प्रिंसिपल। जल्दी से बेटा इसको लिखो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं नया टॉपिक। देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन। इसका मतलब है स्टेबिलिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बंदा काम कर रहा है, वो चाहता है स्टेबल, उसको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए कि ये मेरा एम्प्लॉय मेरे को निकालेगा नहीं, मेरा एम्प्लॉय मेरे को निकालेगा नहीं। अगर किसी बंदे के अंदर फीलिंग आ गई कि यार ये बंदा मेरे को निकाल देगा, तो वो अपना कभी भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। किसी भी बंदे को अगर हम कोई जॉब देते हैं, कोई काम देते हैं, कोई टास्क देते हैं, कोई एक्टिविटी देते हैं, तो हमें उसको रीजनेबल टाइम देना चाहिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, कुछ टाइम देना चाहिए ताकि वो उस काम को सीख सके। अगर हमने उसको रिमूव कर दिया, मूव कर दिया, तो ध्यान रखना वो एम्प्लॉय जो होगा उसमें डिससैटिस्फैक्शन अराइज हो जाएगी कि यार मैंने अब जाके काम सीखा था, मेरे को रिमूव कर दिया। जैसे किसी कंपनी के अंदर अगर हम बात करते हैं, सिंपल सी बात है, मान लो मैं यहाँ बिजनेस स्टडी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी, अगर कोई दूसरा बंदा आएगा तो ऑब्वियसली बात को टाइम लगेगा ना, उसको प्रॉब्लम अराइज होगी, क्योंकि जितना कंफर्टेबल मैं यहाँ पे पढ़ा पा रहा हूँ, हो सकता है कि दूसरा बंदा जो आएगा वो कंफर्टेबल ना हो, वो काम ना कर पाए, वो इस तरीके से ना पढ़ा पाए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसमें हमारी कॉस्ट क्या आएगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि उस बंदे को ट्रेड करने में, सिखाने में, दोबारा से बताने में टाइम लगेगा। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली क्या है कि हमें हर बंदे को टाइम देना चाहिए रीजनेबल, ताकि वो उस काम को सीख सके। ठीक है, ताकि हमें फ्रीक्वेंटली मूव नहीं करना चाहिए अपने एम्प्लॉय को। तो इस पॉइंट पे ये लिखा हुआ है।
According to this principle, stability of tenure of a person का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ फीलिंग, कि बंदे के अंदर से जॉब की जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है ना, उसको रिमूव करना है ताकि एम्प्लॉय अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सके। अगर उसको इनसिक्योरिटी होगी ना तो वो कभी काम कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, वो कभी भी अपना मैक्सिमम एफर्ट नहीं देगा। तो हमेशा बंदे के अंदर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी को रिमूव करना है इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि यार पता नहीं यार कहीं मेरे को मालिक निकाल ना दे या ये मेरा काम खत्म हुआ मेरे को निकाल देगा, ऐसे नहीं आना चाहिए। This is because job of person is insecure। अगर एक बंदे में जॉब इनसिक्योरिटी होगी तो ध्यान रखना वो लुक आउट, वो दूसरी जॉब देखेगा। अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे पता है इनसिक्योरिटी मेरे को निकाल दिया जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना टाइम क्या करूंगा? ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा? दूसरी जॉब सर्च करने में लगाऊंगा, ठीक है नहीं? एंड मैं अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि यार इनसिक्योरिटी पता नहीं कल निकाल दे परसों निकाल दे, इससे बेटर है कि मैं कोई और जॉब देख लूं। इस कारण से क्या होगा कि जिसको माइंड डाइवर्ट होगा तो वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा, ठीक है? क्योंकि उसके में क्या है? एम्प्लॉयर के प्रति क्या इनसिक्योरिटी है कि यार पता नहीं बंदा बेकार है भाई, ये निकाल देगा मुझे, ठीक है? मेरा कुछ भी हो सकता है, इससे बेटर है कि हमें अपने जो हाथ है पक्के कर लो, कहीं और जॉब देख लो। The period of service of position of a fixed, पहली बार किसी बंदे को अगर काम दिया गया ना तो उसका टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए कि उसको उस टाइम से पहले वहां से निकालना नहीं चाहिए, उसको रीजनेबल टाइम देना चाहिए। डू नॉट मूव, उसको हमें मूव नहीं करना, उसको रोटेट नहीं करना उस पोजीशन से। फ्रीक्वेंटली अगर बार-बार आप किसी बंदे को रोटेट करते रहोगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि जो नया बंदा आएगा फिर सिखाना पड़ेगा, फिर नया बंदा आएगा फिर सिखाना पड़ेगा, फिर नया बंदा आएगा फिर सिखाना पड़ेगा, और जो बंदा जहां से मूव हुआ है उसको फिर सिखाना पड़ेगा। तो हर बार एक ट्रेनिंग एफर्ट्स कॉस्ट आपके सब बढ़ जाएंगे। इसलिए हम एक बंदे को जहां रखते हैं वो वही काम करता है ताकि वो अपने उस काम में स्पेशलाइज हो जाए और अपनी बेटर एफिशिएंसी से या अपनी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सके। We give a time for job, हमें उस बंदे को रीजनेबल टाइम देना चाहिए ताकि वो अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को समझा सके, दिखा सके कि हाँ यार मैं इस कंपनी में एक एम्प्लॉय हूँ, सही जगह पे हूँ और मैं अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। हमें रीजनेबल टाइम देना चाहिए ताकि हम अपनी वर्थ को शो कर सकें। जैसे आपका एग्जामिनेशन पेपर है, मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने 2 मिनट टाइम लिया, मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं यार क्यों नेक्स्ट क्वेश्चन? आपको टाइम तो दूं 5 मिनट 10 मिनट ताकि आप अपने टर्न, हो सकता है कि उस टाइम पे आप कुछ अच्छा सोच रहे हो, कुछ अलग सोच रहे हो और मैंने क्या बोला ठीक है नेक्स्ट जाओ जी दूसरा आएगा, नहीं ऐसा नहीं, हमें उसको रीजनेबल टाइम देना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन रिलेशनशिप जरूरी है, एम्प्लॉय को फैमिलाइज, उसको वो जॉब के बारे में कि वो उस काम को सीख ले, उस एक्टिविटीज को सीख ले ताकि वो उस काम को सही जगह से करने का एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्टिव हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा। इसलिए हमें उस बंदे को स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर देना जरूरी है। इफ वी चेंज में, अगर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में चेंज हो सकता है ओनली विल इलनेस, बंदा बीमार है, एक बार काम पे आया 10 दिन काम करा फिर बीमार पड़ गया, फिर 2 दिन आया फिर बीमार पड़ गया, तो मैं बोलूंगा यार रिकॉर्ड कहां पे? रिकॉर्ड मिलेगा नहीं। अगर बार-बार बंदा छुट्टी कर रहा है, बीमार पड़ रहा है, छुट्टी कर रहा है, बीमार पड़ रहा है, छुट्टी कर रहा है, बीमार पड़ रहा है, तो यार ऐसे काम कैसे चलेगा? तो मुझे इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि वो बंदा बीमार है फिजिकली मेंटली, या रिटायर हो गया बंदा, ऑब्वियसली बात है जब एक बंदे का टाइम पीरियड हो गया वो रिटायर हो गया तो ऑब्वियसली बात है उसको जाना पड़ेगा, उसको तो टाइम देंगे हम लोग, उसी जगह में नया बंदा आएगा। या अगर बंदा ही मर गया है, डेथ हो गई, राम सत हो गए, तो भाई उस वाले केस में क्या करोगे? उस वाले केस में नए बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो बंदा का तो चमत्कार हो गया, वो चले गया गुरुजी के पास, ठीक है अल्टीमेटली। तो अल्टीमेटली हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब इन सिंपल वर्ड होता है कि हमें एम्प्लॉय को रीजनेबल टाइम देना है ताकि वो अपनी वर्थ को शो कर सके। मैं भी अपने आप को रीजनेबल टाइम दूंगा ताकि मैं भी अपने वर्थ को शो कर सकूं एम्प्लॉइज को, ठीक है, ताकि वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देंगे। अगर एक बंदे के अंदर इनसिक्योरिटी होगी तो वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं देगा और उससे कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए हमें बंदे को टाइम देना जरूरी है। तो बेटा ये था हमारा फ्यूल का प्रिंसिपल आफ्टर इक्विटी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ठीक है बेटा, जल्दी से इसको लिख लो फिर हम
नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बाद। आई थिंक शायद 2 या 3 रह गए, 2 रह गए थी बेटा। टोटल 14 प्रिंसिपल हमारे खत्म हो जाएंगे आज, ठीक है जी। जल्दी लिखो बेटा इसको। देखो बेटा इनिशिएट होता है किसी को बढ़ावा देना। मतलब एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉइज हैं, अगर काम कर रहे हैं तो हमें उनको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टैलेंट की कमी होती है। हमें बस टैलेंट को जज करना होता है, एनालाइज करना होता है कि किस बंदे में टैलेंट है, और उसके ओपिनियन को जनरेट करने में सेल्फ मोटिवेशन, उसके अंदर इंटरनल फीलिंग अराइज होनी चाहिए कि हाँ यार बंदा कुछ करना चाहता है। जैसे कभी आपने देखा होगा स्कूल में एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी स्टेज पे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको मेडल दिए जाते हैं, उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। क्यों दिया जाता है? ताकि उनके अंदर मोटिवेशन अराइज हो, उनमें भी फीलिंग आए कि हाँ कि वी आर दी सोल्जर, हम भी सोल्जर हैं और हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी एक अच्छे इंसान या कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो वो ये दिस स्टेट दैट एम्प्लॉई एट ऑल लेवल गिव द अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट द वर्क। ध्यान रखना, इसका मतलब यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर लेवल पे हमें अपने एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, ताकि वो जो भी काम कर रहे हैं रिलेटेड काम, उसके अंदर वो नया कुछ कर सके। मान लो एक कोई कंपनी चल रही है, मैं वहां पे काम कर रहा हूं, मैंने बोला सर ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। एम्प्लॉय बोलता है चल बैठ जा चुपचाप, तो मेरे में क्या होगा, मेरे को थोड़ी सी एम्बैरेसिंग फील होगी, यार मैं ओपिनियन दे रहा हूं और मेरे को बंदे ने झाड़ दिया और बिठा दिया। अगली बार कोई भी अगर उसके बेनिफिट की बात होगी ना तो मैं बात करूंगा ही। लॉस होता है छोड़ दो, मरता है मरने दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आ गया ना? तो इस टाइम पे होता क्या है, इस तरह से होने से एम्प्लॉय में डिससैटिस्फैक्शन राइज होती है। तो हमें अपने एम्प्लॉय को इनिशिएटिव बढ़ावा देना चाहिए। इवन आपके पेरेंट्स भी आपको इनिशिएट देते हैं कि नहीं बेटा करो, ट्राई करो, एक बार देखो कैसे होगा, एक बार करके देखो, फेल ही तो होगे, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करो, ठीक है जी। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, कभी हम लोग नहीं होते, मम्मा चल जाते हैं बाहर, हम लोग घर में अकेले होते हैं, मम्मा कहते हैं बेटा ऐसा करो, चाय बना लियो या आप मैगी बना लियो या कुछ चीज बना लियो, तो आप एक्सपेरिमेंट करते हो। जब एक दो बार एक्सपेरिमेंट करते हो, आपके पेरेंट्स को श्योरिटी होती है कि मेरा बच्चा सेल्फ रिलायंट है, मतलब वो खुद अपने हिसाब से काम कर सकता है, भूखा नहीं मरेगा। तो फ्रीडम नहीं क्या कर सकते, आसानी से घूमते हैं, आते जाते हैं, उनको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप लोग उस काम में इनिशिएट दिखा चुके हो, आप उस काम को कर चुके हो। According to Henry Fayol, workers should be encouraged that they carry the plan. हमें अपने वर्कर्स को एनकरेजमेंट हम कह सकते हैं बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने काम को डेवलपमेंट कर सके और अपने जो भी काम है प्लान है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सके। हमें ये नहीं कि जो पॉलिसी बनी है वही करनी है, हमें अपने एम्प्लॉय को फ्रीडम देनी चाहिए अप टू ए सर्टेन लेवल, कि यार तू अपने हिसाब से स्टूडेंट अपने हिसाब से एम्प्लॉयर जो भी आप कर सकते हो, पर मुझे इससे मतलब है कि मेरा टारगेट अचीव होना चाहिए। जो भी करो अपने हिसाब से, अपने ओपिनियन, ताकि बंदे रहे कि हाँ यार मेरी बात को सुना जा रहा है, मेरी बात को बोला जा रहा है, ठीक है जी। जैसे मान लो कि मैं, जैसे सिंपल सी बात है, मान लो 12th क्लास के एक बच्चे के 100 नंबर आ गए, ठीक है जी, और मैंने अपनी ऐड डाल दी कि भाई मैं 100 नंबर लेके आया, 100 नंबर, मैं 100 नंबर लेके आया हूं, मेरा स्टूडेंट लेके आया है। तो अगर कोई भी बात होती है, तो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी मीटिंग होती है, तो मैं उसको साथ लेके जा रहा हूं, तो मैं बोलता हूं कि नहीं यार मेरा एफर्ट नहीं है, ये मेरा इनिशिएटिव है, उस बच्चे का एफर्ट, उस बच्चे ने एफर्ट ज्यादा किया है, तो उसको भी इनिशिएटिव है कि हाँ यार सर मेरी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब ही आल्सो फील प्राउड कि हाँ यार मेरी भी कुछ इमेज बढ़ रही है, ठीक है। अल्टीमेटली इट मींस दैट फर्स्ट स्टेप टू सेल्फ मोटिवेशन, ये एक तरह का फर्स्ट स्टेप होता है जहां पे सेल्फ मोटिवेशन। हम अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा ए बनाओ, बी बनाओ, सी बनाओ, कुछ बनाओ, एक्टिविटीज परफॉर्म करो, बच्चा परफॉर्म करता है, तो सेल्फ मोटिवेशन, जब उसमें सेल्फ मोटिवेशन अराइज होती है तो वो हम कह सकते हैं वो डेवलपमेंट के स्टेज पे आ चुका है, अब वो अपना काम खुद कर लेगा, अपने आप खुद अपनी सीढ़ी चढ़ जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉई ईगरनेस सम वर्क विदाउट टोल्ड डू, इसका इनिशिएट का मतलब है ईगरनेस ऑफ वर्क सम वर्क। ये कह रहा है कि एम्प्लॉई के अंदर ना अगर हम बात करें तो ईगरनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब वो जो भी एम्प्लॉय है वो फ्रीली अपने हिसाब से कोई भी काम को करे, ठीक है, विदाउट रूल, ठीक है। मैनेजर इज एनकरेज द गुड, हमेशा एम्प्लॉय को, मैनेजर को हमेशा एनकरेज एंड बूस्ट द कॉन्फिडेंस, हमेशा अपने एम्प्लॉय के
कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहिए और उसके अनकरेज उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए किसके एम्प्लॉय के, ताकि वो अपना जो भी एफर्ट है पुट कर सके न्यू एंड बेटर आइडियाज। क्योंकि अगर हम अपने एम्प्लॉइज को बुलाएंगे नहीं, मीटिंग नहीं बुलाएंगे, तो वो अपने नए नए आइडियाज कैसे लेके आएंगे? क्योंकि जो नए नए आइडियाज लेके आएंगे उसी को क्या करेंगे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे ना अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ सेमिनार्स करेंगे, कुछ कंडक्ट करेंगे ताकि हमें नई नई इंफॉर्मेशन मिले, उसको इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो और एम्प्लॉय ग्रो। ओनली मैन सैक्रिफाइस, ये कह रहा है ये तभी पॉसिबल है जब मैं सैक्रिफाइस कर दूं। अगर मैनेजर सारे काम करेगा ना तो एम्प्लॉय कैसे विकसित होगा? एम्प्लॉय में जो सबऑर्डिनेट है उसके अंदर कैसे चेंजेस आएंगे, उसमें कैसे इनिशिएटिव भावना होगी जब तक मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। अगर मैं सैक्रिफाइस कर दूं कि यार ये काम मैं ना करके मेरा एम्प्लॉय करेगा या मेरा सबऑर्डिनेट परफॉर्म करेगा, तो ही उसके अंदर इंटरनल फीलिंग या सेल्फ मोटिवेशन की भावना अराइज हो सकती है, जाग सकती है। इसको हम कहते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है अल्टीमेटली अपने एम्प्लॉइज को बढ़ावा देना, क्योंकि एम्प्लॉइज जब तक बढ़ावा नहीं देंगे ना अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से मीटिंग सेमिनार्स रखे जाते हैं, उनके व्यूज, उनके ओपिनियंस, उनकी गाइडेंस, उनको सबको फॉलो किया जाता है, सुना जाता है, ताकि उनको भी लगे हाँ यार मेरी कुछ वैल्यूज हैं, मेरी बात को रखा जा रहा है, मेरी बात का कुछ मतलब कुछ हम कह सकते हैं उसका कुछ वेट है उसकी बात का, ठीक है। इसलिए हमने उसकी कंसीडरेशन करा है तो उससे मोटिवेशन अराइज होगी, वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देगा। तो बेटा ये था हमारा इनिशिएटिव 13 प्रिंसिपल, 13वें नंबर का प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल प्रिंसिपल। लास्ट रह गया बेटा स्पीड द कॉक, उसके बाद एक टॉपिक खत्म हो जाएगा बेटा 14 प्रिंसिपल ऑलमोस्ट ऑल ओवर, ठीक है बेटा। जल्दी से इसको लिख लो बेटा, फिर हम आगे करते हैं, ठीक है। देखो बेटा देखो बेटा लास्ट प्रिंसिपल स्पीड द कॉक, फ्यूल के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्पीड द कॉक। इसका मतलब है हमेशा हम कह सकते हैं हमेशा तत्पर रहना, मतलब यूनिटी, स्ट्रेंथ, मतलब हमें एकता, हमें 5 उंगलियों को अगर इकट्ठा कर लोगे मजबूती बन जाएगी ना, उसे कहते हैं मुट्ठी। अल्टीमेटली क्या है, थप्पड़ से ज्यादा अगर पंच मारोगे ना तो पंच की पावर ज्यादा होगी, आप समझ सकते हो। तो वही है कि हमें एज ए जो भी है काम एज ए इंडिविजुअल नहीं, हमेशा टीम वर्क पे फोकस किया जाएगा। मैनेजमेंट के पॉइंट से टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी काम आप टीम वर्क में करोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव ज्यादा होगा, आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जैसे कभी लड़ाई हुई देखोगे आप जो बोले सोने हाथ सत श्री अकाल सारे बंदे हाथ देना, काइंड ऑफ यूनिटी। जैसे कभी हम दरबार जाते हैं, माई रानी के दरबार जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, हम अगर जयकारा लगाएंगे ना अकेले तो कोई भी नहीं दिखेगा आपको, अकेले चलते रहो। पर अगर एक बंदा आता है, इनिशिएट लगाते हैं और वो जय माता दी करते हैं तो उसके पीछे क्या होता है, स्ट्रेंथ आती है, सारे बंदे आपस में मिल जाते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिटी, टीम वर्क। टीम वर्क में कोई भी काम करोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव ज्यादा जल्दी होगा, अचीव हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि हमें प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलेगी, काम जल्दी होगा, अकेले में काम देर होगा। दिस स्टेट दैट इट मींस दैट स्पिरिट एंड हार्मनी, ग्रुप बिहेवियर, मतलब हार्मनी में भाईचारा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ग्रुप में बंदे काम कर रहे हैं उनके अंदर भाईचारा होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, लड़ाई ना हो, आपस में मनमुटाव नहीं होना चाहिए। अगर मनमुटाव होगा तो वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है भाईचारा रहना चाहिए हमेशा, ताकि एम्प्लॉइज जो है अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सकें। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब एम्प्लॉइज ग्रुप के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एम्प्लॉइज के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, किस बात पे बात हो, किस काम को करना है, पूरी मतलब कह सकते हैं टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, हर बात को क्लियर नहीं होनी चाहिए, आपस में कोई भी बात ऐसी छल कपट नहीं होना चाहिए। In order to achieve the possible result, ये कह रहा है अगर स्पीड द कॉक होगा तो हम आसानी से अपना रिजल्ट क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे। एंड मैनेजमेंट हमेशा प्रमोट करेगा, मैनेजमेंट हमेशा बढ़ावा देता है, किसको देता है, हमेशा कोऑर्डिनेशन को और टीम स्पिरिट को। अगर मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, अगर मैनेजमेंट टीम वर्क में काम नहीं करेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव नहीं होगा। तो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन लोगों को हमेशा
कोशिश करनी पड़ेगी कि उनका रिजल्ट अचीव हो जाए, उनमें हमेशा भाईचारे को क्रिएट करना पड़ेगा। स्प्रिट यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, यूनिटी। आपने कभी देखा होगा मूवी के अंदर एक चींटी होती है ना, देखा है, अगर एक चीज कोई गिर गई है, कीड़ा गिर गया है, उसको खाना है, अकेले लेके जाएगी, नहीं जा पाएगी। और जैसे यूनिटी 15-20 चींटियां इकट्ठी आती हैं, 20-25 को उठा के ले आती है, इसका मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। वही सेम है कि अगर आप अकेले हो तो आपको दिक्कत होगी, अगर आपके स्कूल के अंदर लड़ाई होती है, आप अकेले हो तो कोई भी आपको मार देगा, पर आपके पीछे आपके फ्रेंड्स खड़े हैं, एक आवाज लगाने पे बंदे आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर कोई माई का नाम नहीं है जो आपको हरा दे। उसी तरह से कंपनी के अंदर भी ऐसी होता है कि आपको हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। इसलिए मैनेजर क्या करता है, रिप्लेस करता है क्या, फीलिंग ऑफ आई एंड वी, मतलब आई को वी में कर देना, मैं अकेला नहीं, हम सब, हम अकेले नहीं हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं तो हम साथ हैं। अल्टीमेटली आप अकेले नहीं हो, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, चलो आगे, तो बंदे मोटिवेशन राइज होगा। ठीक है जी। फ्यूल के प्रिंसिपल अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या करेगा, प्रमोट करेगा किसको, टीम वर्क को, और किसको, यूनिटी को, एंड हार्मनी। एम्प्लॉइज के अंदर हार्मनी, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा होना चाहिए। ठीक है, सहानुभूति होनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प होनी चाहिए कि दूसरा बंदा अगर कोई नहीं कर पा रहा, कोई काम नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करें, उसकी हेल्प कर दें, उस बंदे को सपोर्ट कर दें ताकि वो काम कर पाए। अगर ऐसे ईगरनेस की प्रॉब्लम आ गई कि नहीं यार छोड़, वो करना है, हमें क्या मतलब है, तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। तो हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए। एवरीवन शुड बी कम फॉरवर्ड टू लुक अदर, दूसरे बंदे की हेल्प करने के लिए दूसरे बंदे को आगे आना जरूरी है। अगर आप कोई बंदे की हेल्प कर रहे हो टीम वर्क के अंदर, तो आपको दूसरे बंदे को सपोर्ट देना पड़ेगा। एक सपोर्ट सिस्टम भी अगर हल्का सा हो जाए ना, तो हम कह सकते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अचीव हो जाएगा और आप अपने काम को आसानी से कर लोगे। इसलिए हमेशा बाई करो, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो इन फ्यूचर में वो भी बंदा आपकी हेल्प करने आएगा, क्योंकि आपने उसकी हेल्प की थी। सेम चीज इट डेवलप, हमें क्या होता है, स्पिरिट ऑफ से क्या होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। इसका लेटेस्ट होता है कि क्या डेवलप करना है, म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में ट्रस्ट को क्रिएट करना। ठीक है जी, और अंडरस्टैंडिंग को, कि आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो बेटा ये थे 14 प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, जल्दी से लिख लो, एक बार लास्ट में दोबारा से रिव्यू कर दो 14 प्रिंसिपल कौन कौन से थे। ठीक है जी, जल्दी लिखो बेटा इसको। देखो बेटा इस वीडियो का लास्ट ओवरव्यू, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल, टोटल 7 यहाँ लिखे बेटा, 7 यहाँ लिखे हैं जो हम पूरे पढ़ चुके हैं, एक एक करके पूरा पढ़ा चुका हूँ। एक बार दोबारा से फास्ट रिकैप कर लेते हैं इन 14 प्रिंसिपल्स के नाम। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप वाला पॉइंट, डिसिप्लिन वाला पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाला पॉइंट, stable subordinate of the individual interest with the general interest, remuneration of employees। ठीक है, उसके बाद सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्केल चेन। बेटा ये वाला जो था फर्स्ट वीडियो में कवर हो गया था हमारा, टोटल 5 और 2 7 और 2 9 सॉरी 9 जो प्रिंसिपल थे वो मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किए थे। ऑन एवरेज आई थिंक 40 से 50 मिनट की वीडियो थी। तो आज बेटा टॉपिक कवर किया है वो है अल्टीमेटली वाले 5 पॉइंट। ऑर्डर पढ़ाया मैंने आपको पहले, फिर इक्विटी पढ़ाया, स्टेबिलिटी ऑफ टर्नओवर ऑफ पर्सनल, ठीक है, उसके बाद इनिशिएटिव, उसके बाद लास्ट स्पीड ऑफ। बेटा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है बेटा, टोटल ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। थैंक यू सो मच। इसको लिख लो बेटा एक बार आप लोग। बाय।